that in the first case, it was seen that around 45% or 40 to 45% of the children who जिनके biological parents criminal थे और जिन्होंने जिन्होंने परवरिश की वो क्रिमिनल नहीं थे, तो 45% तक उन बच्चों ने क्राइम किए। इससे ये चीज थोड़ी बहुत सामने आई कि भले माहौल अच्छा भी मिला उनको, एनवायरनमेंट बड़ा कंड्यूसिव भी मिला, लेकिन जब उनकी जो पैदा करने वाले जो बायोलॉजी जिनकी बायोलॉजी लेकर वो पैदा हुए थे, जिनकी जीन्स लेकर वो पैदा हुए थे, वो जब क्रिमिनल थे, तो इतना बड़ा नंबर 45% ने क्राइम किया। तो ये बात एक हद तक सामने आई कि बायोलॉजी का रोल बनता है। फिर जब इसको रिवर्स किया गया कि जिन्होंने जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे वो नॉन क्रिमिनल थे, और जिन्होंने परवरिश की वो क्रिमिनल थे। ठीक है, तो पहले क्या था, बायोलॉजिकल पेरेंट्स दे वर नॉट क्रिमिनल एंड दोस हु हैज ट्रेन देम दे वर नॉट क्रिमिनल। नाउ दोस हु गिव देम बर्थ दे वर नॉन क्रिमिनल, एंड जिन्होंने परवरिश की उन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया था माँ बाप ने। तो फिर जब रेशो देखा गया, तो फिर भी रेशो कितना आया, इट्स ऑल अबाउट 35 to 40% फिर भी आया, मतलब वही 19-20 थोड़ा फर्क। ठीक है, मतलब जब पहले केस में भी नंबर ऑफ केसेस वर क्वाइट हाई, दूसरे केस में भी काफी बड़े नंबर लोगों ने बच्चों ने फिर क्राइम डेलिक्वेंट बिहेवियर किए। ठीक है, इस मतलब फिर बायोलॉजी ने भी रोल प्ले किया था, और फिर लर्निंग एनवायरनमेंट ने का भी अमल दखल था यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको इस तरह कर दिया कि जिन्होंने पैदा किया वो भी क्रिमिनल थे, एंड जिन्होंने परवरिश की अडॉप्टी वो भी क्रिमिनल थे जिन्होंने अडॉप्ट किया। तो जो अडॉप्टी थे, जो बच्चे थे, उनका फिर जो क्राइम रेशो था वो 60% प्लस 65% तक चला गया। जो पहले 35 to 40 था, लेकिन जब दोनों पेरेंट्स मुराद जिन्होंने पैदा किया वो और जिन्होंने तरबियत की अडॉप्टी, दोनों का अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड पाया गया, तो फिर बच्चों का जो बिहेवियर देखा गया, तो उन उन बच्चों का क्राइम इन्वॉल्व होने का चांसेस 60% तक बढ़ गए। तो इससे मतलब ये हुआ कि जब इन्वायरमेंट भी कंड्यूसिव मिले, और जब डीड्स भी क्रिमिनल या कंड्यूसिव या क्रिमिनल हो, तो फिर दोनों का आपस में जब मिल जाना, तो फिर क्राइम के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं जो पहले कम होते हैं। फिर ये क्या गया कि जिन्होंने पैदा किया वो भी क्रिमिनल नहीं थे, और वो अलग केसेस देखे गए, और जिन्होंने परवरिश की वो भी नॉन क्रिमिनल थे, दे हैव नो क्रिमिनल बैकग्राउंड व्हाटसोएवर। उन सब उन बच्चों को जब बिहेवियर देखा गया, तो उनमें से मेजॉरिटी मतलब 5% तक बच्चों ने सिर्फ क्राइम किया, मतलब 95% तक बच्चों ने उनमें से क्राइम नहीं किया। मीन when the biological parents were non-criminal and those who has adopted them they were also non-criminal, then the ratio of non-criminality became up to 95%, and ratio of criminality was only 5% maximum। जिससे फिर ये चीज समझ में आई कि इन्वायरमेंट का भी रोल है और साथ साथ बायोलॉजी का भी रोल है, और जब दोनों का रोल सामने आ जाए, तो फिर चांसेस और बढ़ जाते हैं, और दोनों का रोल नहीं हो, जब क्रिमिनल जीन्स भी नहीं हो और क्रिमिनल इन्वायरमेंट भी नहीं हो, तो फिर उन लोगों का क्राइम में इन्वॉल्व होने का चांस बहुत कम रिड्यूस्ड हो जाता है। एडॉप्शन स्टडी के बाद नर्चर के इन्वॉल्वमेंट को एक हद तक थोड़ा बहुत कंट्रोल किया गया था, लेकिन अभी भी ये बात मौजूद है कि नर्चर का अमल दखल हर हाल में होता है। ठीक है, बिकॉज आप नर्चर को खत्म नहीं कर सकते, आप कोई भी तजुर्बे कर लें, बिकॉज लर्निंग तो हो रही है उसकी। आप भले उसकी माँ बाप क्रिमिनल हो, उसके परदादा दादा क्रिमिनल हो, वो भले आप कहते हैं कि उसकी जीन्स क्रिमिनल हुए, लेकिन जब वो बच्चा सोसाइटी में आता है, लोगों से मिलता है, अगर माँ बाप क्रिमिनल नहीं है तो हो सकता है दोस्त उसको क्रिमिनल मिल जाए, उसको पीएस क्रिमिनल मिल जाए, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाए, उसे गलती हो जाए, उसको फंसाया जाए। ठीक है, फेलियर हो जाए, मतलब इतने फैक्टर हैं, कोई ना कोई फैक्टर कोई ना कोई हद तक रोल प्ले कर सकता है। लेकिन तो इसका मतलब कि जीन्स का रोल होते हुए भी सोशल एनवायरनमेंट का रोल अपनी जगह पे 100% मौजूद होता है। बल्कि हम और आप तो बेसिकली यही सोशल साइंटिस्ट, तो हमारी नजर में सबसे जो आम फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखिए, क्योंकि ये फैक्टर भी मौजूद है, इनकी भी अपनी जगह पे बड़ी अहम हैसियत है, तो फिर हमें इनको भी पढ़ना पड़ेगा, और इनके बारे में भी रिसर्च और थ्योरीज स्टडी करना पड़ेगी। Okay, so that's all about